सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लैडर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं डेली आप लोगों के लिए सुबह 7 बजे एक करंट अफेयर्स की क्लास लाता हूँ जिसमें आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये जो वीडियो है उसमें से टॉप 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं पूरे वीक के, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी कि बहुत टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। और अभी आप लोगों को पता होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को $4.3 बिलियन का कोविड-19 फंड देने की मंजूरी दी है? तो ये साउथ अफ्रीका को दी है। साउथ अफ्रीका को कोविड-19 के लिए IMF ने अभी $4.3 बिलियन का फंड दिया है और ये अब तक का कोविड-19 के लिए IMF द्वारा दिया गया सबसे ज्यादा फंड है किसी भी देश को। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखो, मैं ज्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल में आप लोगों को मैं डेली बताता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं छोटी मोटी चीजें आप लोगों को बताता चलूंगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर साउथ अफ्रीका कैपिटल की बात करें तो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। केपटाउन है, एक प्रिटोरिया है और एक ब्लोएमफोर्निया है, ठीक है। तो ये 3 कैपिटल्स हैं। IMF का अगर आप लोग हेडक्वार्टर देखोगे तो वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब उसे बुलाया जाएगा, पहले बुलाया जाता था ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स, ठीक है। अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया। ये क्यों किया गया है? जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसके तहत इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 1985 से पहले भी इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, लेकिन बाद में राजीव गांधी जी ने, जो तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका नाम बदल दिया था, लेकिन अब फिर से ये नाम बदल दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में AIIB के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो AIIB के अध्यक्ष के रूप में जिन लिकिन को चुना गया है। ये दोबारा से चुना गया है, मतलब पहले भी ये थे और इन्हें फिर से चुन लिया गया है इसी पद के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये इनका दूसरा कार्यकाल है जिसके लिए इन्हें शुरू किया जा रहा है। बाकी अशोक लवासा ADB के वाइस चेयरमैन बने हैं अभी, ठीक है, याद रखिएगा। थेरेसा डेलापोर्टे ये विप्रो के CEO बने हैं और कैमरून रेनहार्ट ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे अभी हाल ही में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हार्दिक सतीश चंद्र को नियुक्त किया गया है। हार्दिक सतीश चंद्र भारत के जो प्रधानमंत्री उनके अब प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए हैं। ये 2010 बैच के IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, और ये अब भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके अब प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए हैं, ठीक है। बाकी देखो, वरुण श्रीधर ये पेटीएम मनी के CEO बने हैं। N श्रीधर ये ICRA जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसके MD और CEO बने हैं। और श्री KD त्रिपाठी ये प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी बने थे, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय मूल के लेखक की किताब बर्न्ट शुगर को 2020 के बुकर प्राइज की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हैं अवनी जोशी। ये UAE यानी कि यूनाइटेड अमीरेट एस्टेट में, यानी कि दुबई में रहती हैं और ये भारतीय मूल की हैं और इनकी अभी किताब है बर्न्ट शुगर, उसे मतलब बुकर प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया है। कुल 13 लेखकों की प्राइज बुक को सेलेक्ट किया गया, उनमें से ये भी एक हैं और नवंबर में इसका अनाउंसमेंट होगा कि आखिरकार ये जो बुकर प्राइज है 2020 का वो किसे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए किसने भारत को $3 मिलियन का अनुदान दिया है? मतलब $3 मिलियन का अनुदान भारत को किसने दिया है? लगभग 22 करोड़ रुपए हो गए ये, ठीक है। ये किसने दिया है? ADB ने। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ADB के अभी वाइस चेयरमैन बने थे अशोक लवासा जी, ठीक है। तो ये चीज देखो, को रिलेट करके आप लोग एक एक चीजों को पढ़ते रहोगे तो याद रहेगा। अभी देखो AIIB के भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन लिंग अभी उसके चेयरमैन बने हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। देखिए, और IMF ने अभी साउथ अफ्रीका को कोविड-19 के लिए फंड जारी किया था 4.3 बिलियन, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिए, ऐसे कोरिलेट करके पढ़ते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ऑनलाइन लेन देन ऐप ने UPI भुगतान लिंक mpay.me लॉन्च किया है? तो ये मोबीक्विक ने लॉन्च किया है। मोबीक्विक एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल ऐप है जिससे कि आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, अदर हैं। इसी तरीके से मोबीक्विक भी है और मोबीक्विक ने
ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए MPay.me एक भुगतान लिंक लॉन्च किया है, जिसको आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई सभी जगह पर यूज कर सकते हो और अपने ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बना सकते हो, पैसा भेज सकते हो, पैसा रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। मोबीक्विक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में किसे ICRA के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ICRA क्या है? ICRA होता है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसके CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? M शिवारमन को यहाँ का CEO बनाया गया है। MD और CEO दोनों बनाए गए हैं। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने नरेश टक्कर को रिप्लेस किया है। ठीक है, और ICRA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में ही है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। हार्दिक सतीश चंद्र, ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी बने थे। KD त्रिपाठी, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सेक्रेटरी बने थे। वरुण श्रीधर, ये पेटीएम मनी के CEO बने थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग देखो ऑप्शंस के साथ भी रिलेट किया करो, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो। ठीक है, याद करने से एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो नीचे लाइक का बटन है, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, आप लोग भूल गए हो, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, भूलना नहीं, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि किस मंत्रालय को स्कॉच SKOCH गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो ये किस मंत्रालय को दिया गया है? तो ये हम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को उनके एक प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है एनवायरमेंटल ऑफ ट्राइबल थ्रू IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम, तो इसके लिए इन्हें स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये डिजिटल इंडिया की पहल पर शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है, और ये 66वां यानी कि 66वां एडिशन है इस अवार्ड शो का। ठीक है, और इसमें भारत मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? ये भी मैं आप लोगों को देता हूँ, ये है अर्जुन मुंडा। याद रखिएगा आप लोग, केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सिडबी और सिबिल दोनों ने मिलकर किया है, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1 और 2, डी ऑप्शन इसका सही है। सिडबी और सिबिल ने दोनों ने मिलकर जो MSME सेक्टर है उसको बूस्टअप करने के लिए, उनको एक तरीके से कह सकते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने के लिए, और उनको जो जो चीज़ें आवश्यकता है ना, फिर से जैसे पता आप लोगों को कोविड-19 के बाद से, मतलब कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी, सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, और उसके बाद जब फिर से जब चीज़ें शुरू हो रही हैं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप व्यापार को जमाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सिडबी और सिविल दोनों ने एक मिलकर एक MSME सक्षम नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कि सारी जो MSMEs हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो, सिविल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस देश ने 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये की है रूस ने, यानी कि रशिया ने। ठीक है, रशिया में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग हुई है 6वीं ब्रिक्स के जो ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स कंट्रीज के जितने भी पर्यावरण मंत्री हैं उन सभी की। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, ब्रिक्स क्या होता है? BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में जोड़ा था, पहले ये सिर्फ ब्रिक था, अब साउथ अफ्रीका भी है। तो इन सब के जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यानी कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इस चीज में हिस्सा लिया था। ठीक है, और हेड कौन था? रशिया था। और इसके बाद अगली बार कब कहाँ होगी? ये अगली बार भारत में होगी, और इसका जो मतलब 2021 में जो होगी अगली साल, वो मीटिंग भारत होस्ट करेगा। इनके अभी इन्होंने होस्ट किया था, अगली बार भारत होस्ट करेगा। अगर ये हो पाया, मतलब अगर सब चीजें सामान्य रही, तो ये भारत में ऑर्गेनाइज होगी, वरना ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कराई जाएगी। और भारत ने जो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो NCAP स्थापित किया है, यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो चलाया है, उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई थी यहाँ पर। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। कैपिटल मॉस्को है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रिलायंस पावर ने किस देश के साथ एक पावर प्लांट लगाने के लिए ऋण समझौता किया है? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, भारत जो रिलायंस है वो एक जापानीज एनर्जी मेजर कंपनी है, उसके साथ मिलकर बांग्लादेश में एक
एक तरीके से कह सकते हो गैस फायर्ड थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट लगाएगा, जिसकी कीमत लगभग 642 मिलियन, यानी कि अगर डॉलर है और अगर इंडियन करेंसी में करूँ तो मैं 4,798 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और बात करें अगर रिलायंस पावर के सीईओ हमारे चेयरमैन कौन है, वो है अनिल अंबानी। बांग्लादेश की बात हुई तो बांग्लादेश के पीएम कौन है, शेख हसीना। कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है। अगला है 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो देखो पहले अमृत एजेंसी के बारे में जान लो। अमृत एजेंसी होती क्या है, देखो अमृत एजेंसी एक तरीके से कह सकते हो जो महंगी दवाई हैं उनको बहुत सस्ते में देती हैं। तो ये एजेंसी कहाँ लगाई जा रही है, फार्मेसी कहाँ खोली जा रही है, ये जम्मू एंड कश्मीर में खोली जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर में अब 12 अमृत एजेंसी खोली जाएंगी, जो कि जो महंगी दवाई हैं उन सबको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल जाती हैं। यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो कि 40 से 50% डिस्काउंट मिल जाती हैं, जिससे कि जो गरीब लोग हैं, जो अपना इलाज ढंग से नहीं करवा पाते हैं, दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है ये। और यहाँ पर लोगों को इलाज के दौरान बहुत ही सस्ती मामले पर दवाई इंजेक्शन मिल जाते हैं। तो ये चीज़ ये कहाँ खोली जा रही है, आप लोग याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। और जम्मू और कश्मीर के अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, मनोज सिन्हा। आगे आएगा, आप लोगों को जानने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से जागरूकता अभियान चलाया गया, तो ये मध्य प्रदेश में चलाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक राज्य अनेक जिंदगी नाम से ये एक जागरूकता अभियान चलाया गया है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा, जिसमें मास्क वितरण किया जाएगा, मास्क का महत्व बताया जाएगा, मास्क से मतलब क्या हो सकता है कि एक मास्क अनेक जिंदगी है। अगर आप एक बंदा जो कि मतलब आप कह सकते हो कि अगर वो बीमार है या कोई भी अगर उसे कोविड-19 है भी अगर या नहीं भी, अगर वो मास्क लगाकर चलता है तो वो और लोगों को संक्रमित नहीं कर पाएगा, और लोग भी अगर मास्क लगाकर चलते हैं तो वो संक्रमित नहीं होंगे। इसी तरीके से मास्क का महत्व बताने के लिए, पूरी तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए और सभी लोगों को इसका महत्व बताने के लिए, उस चीज़ के लिए ये एक अभियान शुरू किया गया। और एक किल कोरोना नाम से भी अभियान शुरू किया था मध्य प्रदेश ने, जिसमें कोरोना को खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे और ये अब भी चल रहा है। और इनकी पहल है कि जल्द से जल्द कोरोना से फ्री हो जाए मध्य प्रदेश राज्य। वैसे मैं बात करूँगा, देखो मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, ये भी कोरोना से ग्रस्त थे, लेकिन अब ये ठीक होकर घर आ गए हैं। मतलब अभी भी घर पर आइसोलेशन में है, लोगों से दूर रखा गया है, लेकिन अभी ये स्वस्थ है, मतलब कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, कैपिटल है यहाँ की भोपाल और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल, जिन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया, क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद रामनाथ कोविंद जो है प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने यहाँ पर आनंदीबेन पटेल को स्थायी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो स्थायी, पहले इनको सिर्फ संभालने के लिए दिया गया था कि आप जब तक वो ठीक नहीं होकर आ जाते तब तक आप यहाँ पर गवर्नर रहेंगे, लेकिन बाद में इन्हें परमानेंटली नियुक्त कर दिया गया और अब ये यूपी और एमपी दोनों की गवर्नर है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन तक। हाल ही में किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीईओ के रूप में चुना गया है, तो ये कौन है, ये चुना गया है एसएन राजेश्वरी को। एसएन राजेश्वरी जो क्या नाम है इसका, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में अब यहाँ पर कार्य करेंगे। वर्तमान में इस समय ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जनरल मैनेजर हैं और अब ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सीएमडी के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, बाकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नाम से अभियान शुरू किया है, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखो कोना कोना उम्मीद, ये कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए नए ऑफर्स और भारी छूट वाले 2 महीने के एक लंबे अभियान की घोषणा की है, जिसमें कि जो बैंक है वो ऋण, बचत खाते, चालू खाते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान पर कई सारे ऑफर्स देगी, डील देगी, कैशबैक्स के ऑफर्स देगी, जिससे कि जो जनता है, जो उसके कस्टमर्स हैं, वो उससे मतलब उसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें, बैंक को प्रॉफिट हो और लोगों को भी प्रॉफिट हो सके, मतलब दोनों को ही प्रॉफिट हो। इस चीज़ के लिए कोना कोना अभियान शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है और इसके सीईओ कौन है, उदय कोटक है। इसकी टैगलाइन और याद रखना, लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, संजीवनी ऐप, ये किसने किया है, तो ये बिहार की गवर्नमेंट ने किया है। बिहार की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है संजीवनी ऐप। ठीक है, और ये किस बारे में है,
तो देखो ये कोरोना की रोकथाम के लिए है। एक तरीके से जैसे आपने देखा होगा ना, आरोग्य सेतु ऐप जो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, उसी के तर्ज पर बिहार की गवर्नमेंट ने बिहार में ये एक संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, जिससे कि लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पर अस्पताल में इलाज हो रहा है कोरोना वायरस का, और कहाँ पर बेड खाली है, कहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा है, वेंटिलेटर अवेलेबल है अगर ज़्यादा होता है, कहाँ पर जांच केंद्र है, कहाँ पर आप जांच करा सकते हो, कहाँ पर मतलब कोरोना के बचाव के मतलब तरीके बताए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, और कितने पेशेंट्स अभी इस समय संक्रमित हैं और कितने पेशेंट ठीक हो चुके हैं, कितने पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है। तो ये सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये इसी चीज़ के लिए बिहार गवर्नमेंट ने संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। कैपिटल है यहाँ की पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में एचपी ने अपने एमडी और सीईओ के एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो ये केतन पटेल को नियुक्त किया है। केतन पटेल अब भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के जो भी ऑफिसेज है ना एचपी के, वहाँ के एमडी बनेंगे और वहाँ की जिम्मेदारी संभालेंगे। एचपी का इस समय वैसे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएस में है। इंडिया की कंपनी नहीं है, आप लोग ये मत सोचना। हॉलेट पैकार्ड इसका फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और ये भी जो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के जो रीजन्स में एचपी की सप्लाई होती है उसके लिए ये एमडी बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है एप्पल। ठीक है ना, एप्पल दुनिया की सबसे ज़्यादा व्यापार के माध्यम से, और मैं बात करूँ अगर नेटवर्थ के मामले में, ये सबसे नंबर 1 की कंपनी बन गई है। इसने किसको रिप्लेस किया है? तो ये सऊदी अरब की तेल कंपनी जो है आरामको, एक सेकंड ना, ARAMCO, आरामको को रिप्लेस किया है, जो कि सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है। ठीक है, और बात करें तो एप्पल के बारे में, तो देखो एप्पल की फाउंडेशन है 1976 की, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में, और सीईओ आप लोग जानते होंगे टिम कुक है। अच्छा चलो, आप लोगों के लिए एक सवाल है कि एप्पल का अभी लेटेस्ट में कौन सा स्मार्टफोन आया है? मतलब एप्पल जैसे सीरीज डालता रहता है ना 4, 5, 6, तो अभी लेटेस्ट में कौन सा वेरिएंट चल रहा है? तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ओम प्रकाश जी को। ओम प्रकाश यहाँ के अब मुख्य सचिव यानी कि न्यू चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये किनको रिप्लेस कर रहे हैं, ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये रिप्लेस कर रहे हैं यूबी प्रवीण राव, सॉरी नहीं, ये पद खाली था, मतलब हाँ सॉरी, ये चीफ सेक्रेटरी बने हैं ओम प्रकाश। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? इनका नाम क्या था मैं भूल गया। ठीक है, अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। लेकिन यही चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये कौन बने हैं? ओम प्रकाश बने हैं। बाकी देखो ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे तो देखो समीर अग्रवाल, ये समीर अग्रवाल अभी जो वॉलमार्ट इंडिया है उसके सीईओ बने हैं। बाकी केतन पटेल मैं आप लोगों को अभी पढ़ाया, एचपी के सीईओ बने हैं। ठीक है ना, और रतन लाल, इन्हें 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। देखो ऑप्शंस की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, ये मैं आप लोगों को शायद कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन करके बता दूंगा इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। अगर आप लोगों को याद आता हो या आप लोगों ने पढ़ा हो तो मैंने आप लोगों को लेक्चर में ज़रूर बताया होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। बाकी देखो बात करें उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, और अभी यहाँ की एक समर कैपिटल भी बनी है, वो है गेरसेन। सीएम यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और यहाँ पर एक ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज भी बन रहा है जो ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, यानी कि इसे रिलीज किसने किया है? तो ये किया है नीतीश कुमार ने। और इसे लिखा किसने है? देखो ये क्वेश्चन भी आएगा कि आखिरकार इसको ऑथर कौन है, ऑथर कौन है, लिखा किसने है? तो ये लिखा है विजय कुमार चौधरी ने। वो कौन है? वो बिहार के जो असेंबली है वहाँ के स्पीकर हैं, विजय कुमार चौधरी, ये इन्होंने लिखी है। और बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, इन्होंने इसको रिलीज किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अभी बिहार के मामले में ही मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था कि एक संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। तो देखो कोरिलेट करके इस तरीके से आप पढ़ते रहो। ठीक है ना, बात करेंगे तो जैसे रामनाथ कोविंद ये भारत के राष्ट्रपति हैं, शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और अशोक गहलोत ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जितने भी देखो ऑप्शंस जो होते हैं ना उनको भी पढ़ा करो, उनमें मतलब अगर जो नाम है वो कौन है, अगर वो गलत है तो क्यों गलत है, सही क्या है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग याद रखा करो। देखो अगर इस बुक के बारे में आप लोगों को बताऊँ तो इस बुक में इन्होंने अपने जीवन के कुछ कठिनाइयों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण मतलब मुद्दों पे इन्होंने चर्चा की है, जो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आप सक्सेसफुल बनने के लिए, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से जीवन की स्ट्रगल देखने के लिए आप लोग ये किताब पढ़ सकते हो, जहाँ पर सियासत में मतलब एक तरीके से अगर
अगर आप कोई पॉलिटिशियन हो तो पॉलिटिशियन को कितनी दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से वो पढ़ते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, उनकी लाइफ जो घटित होती है, तो वो सारी चीज़ें इस बुक में इन्होंने बताई हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन लॉन्च किया है? तो ई रक्षाबंधन किसने लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक नई अभियान शुरू किया है रक्षाबंधन पर, जहां पर ये लोग 1 महीने का एक अभियान चलाएंगे जिसमें ये साइबर जागरूकता फैलाएंगे, जिसमें कि मतलब जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेटेड रखा जाएगा कि उन लोगों को साइबर जो क्राइम होते हैं उनसे अवेयर कराया जाए, उनके बारे में जानकारी दी जाए कि किस तरीके से क्राइम होता है, किस तरीके से आप लोग इसमें फंस सकते हैं, उससे किस तरीके से बचा जाए। तो इन सब के बारे में जानकारी कौन देगा? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट देगी। ये वहाँ की CID, CCP, WC और पुलिस और सभी सरकार के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सभी मिलकर इसमें योगदान कर रहे हैं, और ये रक्षाबंधन के मौके पर लॉन्च किया गया है। पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हो कि देश में जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं ना, उन सबको रोकथाम के लिए ये किया गया है। और इसका एक नारा दिया गया है, लेट्स मेक अगस्त अ मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। क्या दिया गया? लेट्स मेक अगस्त अ मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। और टारगेट ये रखा गया कि 31 अगस्त तक लगभग 1 लाख से भी ज्यादा महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को इससे प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वो लोग आगे और प्रशिक्षित कर सके, जिससे कि देश में जो साइबर क्राइम है वो घट सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल कौन है? उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर हैं और उन्हें अब ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है, हरियाणा सरकार ने खेल के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये बबीता फोगाट और कविता देवी, इनको दोनों को नियुक्त किया है। बबीता फोगाट और कविता देवी 1, 2 और 3 दोनों। मिताली राज भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की ODI टीम की कैप्टन है, ठीक है। और बबीता फोगाट और कविता देवी जो हैं वो अब हरियाणा सरकार के जो खेल के मामले हैं उसमें अगर कोई विवाद वगैरह होता है तो उन सब चीज़ों की देखरेख करेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा किस किस को नियुक्त किया गया है, बबीता फोगाट और कविता देवी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य ने वृक्ष लगाने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने एक मतलब जो वृक्ष हैं उसे लगाने के मामले में इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने देखो हाल ही में लगभग 25 करोड़ से भी ज़्यादा वृक्ष लगाए हैं, 25 करोड़ से भी ज़्यादा वृक्ष लगाए हैं, और 1 घंटे में 240 से भी ज़्यादा जगहों पर एक साथ वृक्ष लगाकर इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसी भी अगर मतलब हम बात करें अगर दुनिया में कोई भी अगर देश है या शहर है तो वहाँ पर जो रिकॉर्ड बनाया गया उससे ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ की कैपिटल क्या है? लखनऊ। CM योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, जो कि MP की भी यानी मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और जो इसने उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने आरोग्य सेतु ऐप को कंटेनमेंट जोन में अनिवार्य कर दिया है, पूरी तरीके से अनिवार्य है। अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो आप पे आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, और अगर आप लोग कहीं जाते हो जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाते हो तो वहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप आप लोगों को दिखाना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में HDFC बैंक के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये शशिधर जगदीशन, इनको नियुक्त किया गया है। अब HDFC बैंक के CEO के रूप में ये कार्यभार संभालेंगे, ठीक है, शशिधर जगदीशन। बाकी देखो अगर रमेश बाबू की बात करें तो ये करूर वैश्य बैंक के MD और CEO बने हैं। अशोक लवासा ये कौन है? ये ADB बैंक के यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस चेयरमैन बने हैं, ठीक है। और ओम प्रकाश जी मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था कि उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव बने हैं वो बने हैं ओम प्रकाश, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को रिलेट करके चीज़ें अगर आप लोग याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों को पढ़ने में भी और याद करने में भी इस तरीके से चीज़ों को, ठीक है। बाकी अगर देखो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंडेशन 1994 की है और CEO तो अभी शशिधर जगदीशन बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इन्हें किसने अच्छा एक चीज़ और, इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको RBI के गवर्नर RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने इसे अपॉइंट किया है। ये किनको रिप्लेस कर रहे हैं? ये आदित्य पुरी को रिप्लेस कर रहे हैं, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है जो कि एक लॉन्गेस्ट प्राइवेट बैंक में सर्विंग CEO बन गए हैं। ये 1994 से जब से बैंक की फाउंडेशन हुई तब से यहाँ के CEO हैं आदित्य पुरी, और अब इनकी जगह शशिधर जगदीशन होंगे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है विशेष कोड टू विन नामक एक पुस्तक है, वो किसने लिखी है? तो ये निरुपमा यादव ने लिखी है। दरअसल ये एक स्पोर्ट्समैन के मतलब स्पोर्ट्समैन से ऑथर बनी है। पहले ये स्पोर्ट्स वूमेन थी और उसके बाद अभी ये ऑथर बन गई हैं और इन्होंने एक बुक लिखी है विशेष कोड टू विन। देखो किसके ऊपर है ये बुक, ये हमारे जो भारतीय बास्केटबॉल टीम के कैप्टन है ना, उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। उनकी जो लाइफ है, उनके ऊपर लाइफ स्टोरी के ऊपर है कि कैसे जो इंडिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिकेट लोकप्रिय होता है। लोग विराट कोहली को जानते हैं, सुनील छेत्री को बहुत कम जानते हैं जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है। तो वहाँ पर उस जगह पर अगर आप अपना एक नाम बना पाते हैं तो उनके ऊपर ये एक इंस्पिरेशनल बुक लिखी है निरुपमा यादव ने। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो डॉक्टर एस संजय जयशंकर, इन्होंने एक बुक लिखी है द इंडिया वे। और विरल आचार्य, इन्होंने एक बुक लिखी है क्विज टू द रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और विजय कुमार चौधरी, ये मैंने आप लोगों को अभी बढ़ाया था, सियासत में सदस्यता, जिसे बिहार के जो सीएम है उन्होंने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये दादरा एंड नगर हवेली और दमन और दीव, यहाँ दोनों जगह पर रिलीज किया गया है। ये हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और इन जगह पर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, मतलब कि इस समय आप लोगों को पता है स्कूल कॉलेजेस बंद है और पूरी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया गया है वहाँ पर। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल, पीपी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने स्वचालित आवाज सहायक यानी कि ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA एक्सा कह सकते हो, इसको लॉन्च किया है? यानी कि ये किसने किया? एक्सिस बैंक ने किया। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बोट। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ये है क्या? देखो एक तरीके से आप लोगों को पता होगा कि जब बैंक के में अगर हमारे खाते में कोई भी दिक्कत आती है या ट्रांजेक्शन कभी फेल होते हैं, किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है, तो हम लोग कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं। लेकिन अब आप इसके जरिए आप लोग अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, आप तुरंत ही इमीडिएट जवाब ले सकते हैं, आप लोगों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस चीज़ में ये एक ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर बोलते हैं तो ये तीनों भाषाएं समझता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इसमें एक प्रोग्राम फीड किया गया जिसके जरिए एक दिन में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा रिक्वेस्ट ले सकता है। ठीक है, बाकी बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है, और जो इसके CEO हैं वो है अमिताभ चौधरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फायर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र के कौन सा जिला है? महाराष्ट्र का अकेला जिला है, मतलब अकेला एक जिला है, वहां पर ये शुरू किया गया है। किसके द्वारा? BSNL के द्वारा। कि किस चीज़ के लिए? देखो ये एक डिजिटल इंडिया की पहल है, वहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको तेज करने के लिए। अभी ये अकेला में शुरू किया गया है, वहाँ के लोगों की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको तेज किया जाएगा, जो वहाँ पर कम है, स्लो है, काफ़ी कम है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर तेज करने के लिए। बाकी फिर बाद में धीरे धीरे करके देश के हर एक जगह पर ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ऐसी पहल स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि किस चीज़ के लिए है, डिजिटल इंडिया के लिए है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी तेज करने के लिए। कई बार आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि भारत एयर फायर सर्विसेज किस काम का आता है? तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी तेज करने के लिए आता है। वैसे अगर आप लोग पढ़ोगे तो एक तरीके से लगेगा शायद कोई युद्ध की कोई मतलब एक तरीके से सर्विस है, क्योंकि एयर फायर है ना, तो इस तरीके से। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसको किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मानव विकास मंत्री जो है हमारे संजय धोत्रे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। बाकी BSNL के बारे में अगर बात करो, देखो फाउंडेशन 2000 की है, हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इसके जो CEO हैं वो हैं प्रवीण कुमार पुरवानी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसे जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि LG नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। यहाँ के पहले कौन थे, मतलब किसने, मतलब किनका ये स्थान ग्रहण कर रहे हैं? तो ये एक सेकंड तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू, उनका स्थान ये ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, और अब मनोज सिन्हा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये 3 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो किरण बेदी, ये इस समय पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। बाकी RK माथुर, ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, देखो ये नाम आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि ये लद्दाख अभी पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अभी बाद में इसे अलग करके अलग से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगी कि जो लद्दाख है उसके पहले
लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो पहले यही हैं, सबसे पहले यही बनाए गए हैं आर.के. माथुर। तो ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। बाकी देखो अनिल बैजल ये दिल्ली के गवर्नर हैं, ठीक है, दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है और उसके ये गवर्नर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में कोविड-19 प्रभाव और उसकी कवरेज के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दीपांकर घोष को सम्मानित किया गया। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार हैं जिन्होंने कोविड-19 के टाइम पर बहुत अच्छी मतलब जो कवरेज है वो किया है और अपने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई थी इस चीज़ के लिए कि कोविड-19 के इलाज किस तरीके से हो रहा है, इलाज के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, इलाज में मतलब क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं और आप लोगों को बचाव किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से मतलब लोग अपनी जान बचा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए इन्हें अभी प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो देखो लाइक ज़रूर कर दो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक इतने सारे क्वेश्चंस को समराइज़ करने में आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की मैंने। आप लोग एक लाइक तो कर दो यार, फ्री है एक लाइक, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के रूप में कितने का फंड का योगदान दे रहा है? तो ये 15.43 मिलियन यूएसडी का योगदान दे रहा है। देखो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, देखो जो लो पॉवर्टी मतलब लो काफ़ी ज़्यादा मतलब लो डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ हैं, भारत तो विकासशील देश है लेकिन जो उससे भी लो कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये एक योगदान है जो कि सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो दे रहे हैं। और किस एक एम रखा गया है 2030 तक का कि सारे के सारे जो देश हैं वो डेवलप्ड हो जाएं, मतलब सारे के सारे जो देश हैं वो डेवलप्ड कंट्री में आ जाएं। जो अंडर डेवलप्ड हैं, जहाँ पर भुखमरी है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, खाने पीने की, देश के पास पैसा नहीं है, तो उन सब चीज़ों की मदद करने के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए और कोई ना कोई मतलब वहाँ पर इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करने के लिए, तो इन चीज़ों के लिए आर्थिक मदद के रूप में भारत इस निधि में 15.46 मिलियन यूएसडी दे रहा है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। भारत ने मतलब भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएन में टीएस तिरुमूर्ति, उनके द्वारा यूनाइटेड नेशंस के जो ऑफिस के, ठीक है ना, जो निदेशक हैं जॉर्ज चेडविक, उनको ये चेक सौंपा गया है 15.46 मिलियन यूएसडी का। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये यतीश यादव के द्वारा लिखी गई है। यतीश यादव ने रॉ के ऊपर ये किताब लिखी है। रॉ एक तरीके से आप लोग जानते हो ना, जो भारत की जो खुफिया एजेंसी, स्पाई एजेंसी है, जैसे पाकिस्तान की आईएसआई है, उसी तरीके से भारत की रॉ है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी ना, एक था टाइगर, तो उसमें जो सलमान खान थे वो भी इसी के एजेंट थे, रॉ के एजेंट। अब ये किस बारे में है? देखो रॉ के द्वारा किए गए जो बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए हैं, ये उनके ऊपर है कि किस तरीके से रॉ अपने खुफिया तरीके से काम करती है। रॉ के क्या क्या एक तरीके से कह सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं कोई भी मिशन करने के लिए, रॉ के कितने फेल हुए हैं, कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, कितने उसने जीते हैं, तो उसको छोटी छोटी झलक इसमें दिखाई गई है। पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है वरना योजनाएं लीक हो जाएंगी, लेकिन छोटी छोटी झलक जो है वो आप लोगों को इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये यतीश यादव ने लिखी है, ठीक है ना। बाकी देखो आप लोगों को मैंने अभी बताया था विजय कुमार चौधरी, ये सियासत में सदस्य था, इन्होंने ये किताब लिखी है। विरल आचार्य द क्विस्ट, ठीक है ना, ये किताब लिखी है। और जो निरुपमा यादव है, निरुपमा यादव ने भी लिखी है विशेष कोड टू विन। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने नियुक्त की है। छत्तीसगढ़ की सरकार, जो भूपेश बघेल वहाँ के जो सीएम है, उन्होंने एक योजना शुरू की है। जैसे जो बीड़ी के पत्ते होते हैं ना, बीड़ी जो बनती है आप लोगों ने देखा होगा, धूम्रपान वैसे निषेध है, लेकिन जो बीड़ी है उसके जो पत्ते होते हैं ना, जिसमें वो लिपटी रहती है, जिसमें तम्बाकू निपटा रहता है, तो उसका जो वनवासी है वो एकत्र करते हैं, जिसको राज्य सरकार खरीदती है। और इसके लिए एक योजना शुरू की है कि अगर आप उसमें दुर्घटना हो जाती है या मुखिया जो परिवार का है वो मर जाता है, तो उस पर कितना कंपनसेशन के रूप में राशि दी जाएगी, मतलब आर्थिक मदद दी जाएगी। उस चीज के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम क्या रखा गया है? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। क्या नाम है? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये महेंद्र कर्मा कौन थे? ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे जिनके नाम पर ये रखी गई है और उनकी जयंती पर ही ये रिलीज की गई है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और इससे लगभग 12.5 से भी ज्यादा लोगों को, मतलब परिवार को लाभ मिलेगा। तो ये एक एम रखा गया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी देखो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल है, मैंने आप लोगों को भी बता दिया। आप लोगों के लिए चलो एक सवाल है, छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? ये आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला है कि आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है?
यानी कि जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका जो आकाशवाणी सेक्शन है उसके महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है जयदीप भटनागर को। जयदीप भटनागर अब यहाँ के डायरेक्टर जनरल होंगे। और आप लोग एक चीज़ और याद रखो, देखो जो AIR है यानी कि ऑल इंडिया रेडियो है, वो संस्कृत में अभी एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है जहाँ पर संस्कृत में एक प्रोग्राम आया करेगा, आप लोगों को सुनने को मिला करेगा। तो जयदीप भटनागर यहाँ के अभी DG बने हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत देश के पहला हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में बन रहा है? तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बन रहा है। मतलब आप लोगों से जिला भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के किस जिले में बन रहा है, तो उत्तरकाशी जिले में बन रहा है हेम तेंदुआ संरक्षण। देखो ये एक बहुत ही ज्यादा विलुप्त, मतलब एक तरीके से विलुप्त तो नहीं लेकिन बिल्कुल लुप्त प्रजाति है जो बहुत कम देखने को मिलती है। और अगर देखो बात करूँ उत्तराखंड में भी लगभग 68 या 86 के आसपास एक अनुमानित आंकड़ा दिया गया है, क्योंकि अभी जब ये बन जाएगा तब इनकी प्रॉपर एक काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद बताया जाएगा कितना आंकड़ा है। लेकिन भारत देश में लगभग 886 हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत दुर्लभ होते हैं और एक बहुत ही तो ऊंचाई वाले स्थानों पर जहाँ पर पहाड़ पर बर्फें वगैरह रहती है, जैसे नंदा देवी हुआ, गंगोत्री हुई, वहां पर ये ज्यादातर पाए जाते हैं। और अब जो है ये बनाया जा रहा है। और एक क्वेश्चन और याद रखो, ये किसकी मदद से बनाया जा रहा है? तो ये नीदरलैंड की मदद से बनाया जा रहा है। नीदरलैंड में इसमें सहयोग करने वाला है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। ये लगभग 5 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी देखो उत्तराखंड के बारे में CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, कैपिटल देहरादून है और यहाँ की अभी एक समर कैपिटल भी बनी है केर सेन, और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उम्मीद करता हूँ आप लोग याद रखेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो ये बिहार में मतलब उद्घाटन किया गया है। बिहार में महात्मा गांधी सेतु एक पुल बनाया जा रहा है जो कि बिहार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो भारत ने किस देश के साथ जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने का समझौता किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ शुरू किया है। एक तरीके से ये कह सकते हो, देखो एक वायरस से लड़ने वाली लैब बनाने की भारत ने बात की है। जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान बनेगा, एक ऐसी लैब बनेगी जहां पर वायरस के ऊपर टेस्ट किए जाएंगे, डिटेक्ट किए जाएंगे यूके के साथ मिलकर, ताकि आने वाले समय में अगर कोरोना वायरस जैसी कोई चीज आती है तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। हम लोगों को दूसरे कंट्रीज पर, दूसरे लोगों पर, मतलब दूसरे देशों पर वैक्सीन खोजने के लिए और उन चीजों के लिए निर्भर रहना ना पड़े। जैसे कि अभी जब बीमारी आई थी तो टेस्ट किट के लिए हम लोगों को चाइना से टेस्ट किट मंगानी पड़ी थी, PPE किट मंगाने पड़े थे, मास्क मंगाने पड़े थे। लेकिन अगर जब ये भारत में बन जाएगी तो भारत को किसी भी चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड रहने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है, उसके तहत ये चीज की जा रही है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो ईरान ने चाबहार पोर्ट को जो मतलब वो वहां पर जो संधि होती है, एक तरीके से कह सकते हो कि भारत वहां पर व्यापार करता है, तो उस चीज से अब भारत को अलग कर दिया है। इजराइल के साथ मिलकर भारत एक सस्ती कोरोना टेस्ट की किट बना रहा है, बहुत ही ज्यादा सस्ती होगी, जिससे कि इलाज के दौरान मतलब बहुत सारे लोग जो टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, टेस्टिंग भी बहुत तेज हो जाएगी और आसान भी रहेगी। बाकी USA 2019 और 2020 2 साल से भारत का सबसे ज्यादा व्यापारिक पार्टनर बना हुआ है। तो ये चीज आप लोग याद रखिए। देखो ऑप्शंस का भी बहुत महत्व रहता है। ऑप्शंस में अगर कोई चीज गलत है तो क्यों गलत है, उनसे क्या रिलेटेड है, क्यों डाली गई, जो चीज मैं यहाँ लिखता हूँ ना, बाकी के ऑप्शंस वो भी किसी न किसी तरीके से रिलेटेड जरूर होते हैं करंट अफेयर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 2 भाषाओं को अपनाने का फैसला किस राज्य ने किया है भारत के ने? तो ये तमिलनाडु ने किया है। अभी देखो भारत में एजुकेशन पॉलिसी जारी की गई है, ठीक है, जुलाई के महीने में, जुलाई लास्ट में शायद 28 जुलाई के आसपास जारी की गई है, जिसको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस भी किया था कल या परसों। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि वहां पर जो है 3 भाषाओं के बारे में बात की गई है कि 3 भाषाओं को अपनाना है। लेकिन उन्होंने इसको मना मानते हुए तमिलनाडु ने कहा है कि हम सिर्फ 2 भाषाओं को अपनाएंगे। तो 2 भाषाओं को अपनाने का फैसला किस राज्य ने लिया है? तो ये तमिलनाडु ने लिया है। ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखो ये थे टॉप 40 क्वेश्चंस अगस्त के फर्स्ट वीक के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे याद रखेंगे, मतलब आप लोग पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और आप लोग भी इसे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी देखो हमारा टेलीग्राम चैनल है, एक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोग हमें ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम क्विज अपलोड करते हैं, आप लोगों को क्विज दीजिए। इसी की ढेर सारी क्विजेज में करंट अफेयर्स की वहां पर डालता हूँ, आप लोग उसकी दे सकते हैं। साइंस की, हिस्ट्री की सारी जो मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्विजेज वहां पर दी जाती हैं, इंग्लिश की भी, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों की अपनी तैयारियों को चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप लोग इस चीज को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ देखो इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहां पर भी मैं क्विज अपलोड करता हूँ। देखो जहां जितनी हो सके आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में हेल्प होगी। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। आप लोग इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोग क्विज दीजिए, वहां पर आप लोग
लोगों को और भी जानकारी मिल जाएंगी। अगर लेक्चर डिले होता है या बंद होता है, किसी दिन छुट्टी होती है, तो वो चीज़ अब आप लोग जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेरी है, अगर आप लोग एग्जाम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग वहाँ पर जान सकते हैं हम लोगों से। बाकी देखो फेसबुक का भी पेज है, फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगी। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को ढेर सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज यार लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगस्त का फर्स्ट वीक का है, अगले वीक में फिर से आप लोगों के लिए आएगी और डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती ही है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिमाइंडर लगा लीजिएगा, सुबह 7 बजे एक और क्लास होगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।